हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तर्कवीर बैच में मैं आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग करा रहा हूं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे मैं आपको प्री से लेकर मेंस तक, बेसिक्स लेकर एडवांस तक हर एक चीज पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपको पता होगा, यूट्यूब पर फ्री में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। हमने कुल 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। ये 5वां चैप्टर है जहाँ की मैं आप सभी को सिलोजिज्म पढ़ाने वाला हूँ। ये लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में, इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और लेक्चर नंबर 1 से वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो आप सभी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। देखिए, सिलोजिज्म का पार्ट 1 है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्री के कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको मेंस का कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, तो आज प्री का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। अब देखिए, कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है आपका सिंपल सिलोजिज्म, एक होता है आपका रिवर्स सिलोजिज्म, एक होता है कोडेड सिलोजिज्म। सिंपल सिलोजिज्म प्री और मेंस दोनों में आता है। रिवर्स सिलोजिज्म सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है, लेकिन हो सकता है ये कभी भी प्री में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। प्री में भी आपका पूछ ले, कभी हो सकता है यूपीएस पीओ प्री में पूछ दे। कोडेड सिलोजिज्म ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, प्री में इसके पूछने जाने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं, पूरा ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, सबसे पहले चीज, मैं आपको फॉर्मेट दिखाने वाला। सिलोजिज्म का फॉर्मेट किस तरह का होता है, क्वेश्चन किस तरह का बनता है, ऑप्शन कैसा रहता है, पहले सारा कुछ आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो जान लीजिए पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, पॉसिबिलिटी के केसेस बताऊंगा, कैन नेवर बी का क्या होता है वो बताऊंगा, इधर और बताने वाला हूं ओनली और ओनली अ फ्यू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक एग्जाम में आ रहे हैं, तो ओनली और ओनली अ फ्यू के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूं आपका। और कुछ कंट्रोवर्सीज है एग्जाम्स को, सिलेबस को लेकर, एग्जाम से क्वेश्चंस को लेकर, वो क्लियर करने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है किसे सही माने किसे गलत माने। तो सारा कंट्रोवर्सीज, जो भी आपका डाउट है, सारा कंट्रोवर्सीज वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद फिर कहीं पे भी आपको गलत पता चला, कोई अगर गलत चीजें पढ़ा रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, तो आप आराम से उस चीज को पहचान सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कंट्रोवर्सीज भी बताऊंगा, क्या क्या कंट्रोवर्सी, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में इतना कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये दोनों चीजें, कोडेड सिलोजिज्म और रिवर्स सिलोजिज्म, ये दोनों चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, ये पार्ट 2 की चीज है। पार्ट 1 में मैं आपको इतना कुछ कराने वाला हूँ। चलिए पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि सिलोजिज्म का फॉर्मेट किस तरह से रहता है। देखिए, आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं। स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन से आपको कंक्लूड करना पड़ता है स्टेटमेंट में कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। उस हिसाब से आपको ऑप्शन मार्क करने होते हैं। स्टेटमेंट एग्जाम में आपका 2, 3, 4, 5 कितना भी पूछ सकता है। कंक्लूजन आपको 1 से लेके 4, 5 तक भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। बस मैं आपको चेहरा दिखाना चाह रहा था कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन का। क्वेश्चन का चेहरा किस तरह से होता है, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं, वो दिखता कैसा, आखिर वो जान लीजिए पहले, ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसका चेहरा देख लिया और कैसे ये दिखता है। अब चलिए इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ तरह का रहता है। 4 स्टेटमेंट मैंने यहाँ आपको लिख के बताया। अब देखिए, स्टेटमेंट तो मैंने आपको यहाँ दे दिया। स्टेटमेंट के बारे में पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। स्टेटमेंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, क्या क्या 3 पार्ट है स्टेटमेंट का? तो पहला पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है आपका प्रेडिकेट, और तीसरा पार्ट होता है आपका कीवर्ड्स। ठीक है, जब भी मैं पूरे वीडियो में सब्जेक्ट की बात करूंगा, आपका फोकस यहाँ इस वाले पार्ट पे होना चाहिए। जब भी मैं प्रेडिकेट की बात करूंगा, आपका फोकस यहाँ दूसरे एलिमेंट पे होना चाहिए। और जब भी मैं कीवर्ड्स की बात करूंगा, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले लेकिन आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन का। ठीक है, एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन, उसका इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। स्टेटमेंट इलॉजिकल इन नेचर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट में आप लॉजिक मत ढूंढने लगे। और स्टेटमेंट में आपको बोल दिया कि ऑल सन इज मून,
तो आप यहाँ लॉजिक मत ढूंढिएगा कि सारा का सारा सन मून तो होता नहीं है, तो यहाँ पे गलत लिखा है। देखिए गलत कुछ नहीं है, आपको स्टेटमेंट को गॉड मानना होगा। स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ आप बाउंड है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। स्टेटमेंट जो भी दे दिया आप उसे गॉड समझिए, उसे पत्थर की लकीर समझिए। आप स्टेटमेंट को बदला नहीं जा सकता, जो भी स्टेटमेंट है आपको उसे एकदम आंख बंद करके उसे फॉलो करना है, जो भी चीज स्टेटमेंट में दी गई है। अब स्टेटमेंट के थ्रू हम कंक्लूजन डिराइव करें। कंक्लूजन जो कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट में है या नहीं। कंक्लूजन क्या होता है? तो कंक्लूजन हिडन रिलेशन होता है गिवन स्टेटमेंट का। कंक्लूजन क्या होता है? हिडन रिलेशन होता है गिवन स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर कोई भी हिडन रिलेशन आपको निकालना है, जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि राम जो है वो सोहन का पोता है। राम सोहन का पोता है। देखिए अगर बोल दिया गया राम जो है वो ग्रैंड सन है सोहन का, ग्रैंड सन है सोहन का, और सोहन का जो बेटा है वो है मोहन। ठीक है, तो यहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि राम जो है सोहन का पोता है और सोहन मोहन के पिता का नाम है। तो अब आपको यहाँ पे हिडन रिलेशन एक दिख रहा होगा कि राम जो है वो मोहन का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे हिडन रिलेशन पता चला आपको। तो जो हिडन रिलेशन है यही हमने कंक्लूड किया कि ये तीन चीजें हमें पता थी। क्या पता थी? कि राम सोहन का पोता है और सोहन का जो बेटा है, इकलौता बेटा, सोहन का इकलौता बेटा मोहन है। तो ये चीजें हमें दी गई थी इकलौते बेटे के बारे में कि इकलौता बेटा मोहन है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सोहन अगर राम का दादा है तो मोहन जो है वो राम का पिता होगा। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया। ये हिडन रिलेशन थी स्टेटमेंट की। तो जब हिडन रिलेशन हम पता करते हैं कोई भी चीज का, तो वो हमारा कंक्लूजन के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन ये दोनों चीज अच्छे से समझ में आएगी। स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। स्टेटमेंट आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मानना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कीवर्ड्स के बारे में। मैंने बात कही थी कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स कितने तरह का होता है, कीवर्ड्स कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे पहचानेंगे। देखिए कीवर्ड्स जो होता है मेनली 4 तरीके का होता है। बाकी कीवर्ड्स इसी से डिराइव होते हैं। बाकी अगर आप और भी कीवर्ड्स देख रहे हैं, सारा कुछ इसी 4 कीवर्ड से डिराइव हुआ है। ऑल, सम, नो और सम नॉट। ठीक है, यही 4 कीवर्ड्स है, ऑल, सम, नो और सम नॉट। अब यहां पे मैंने कीवर्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका है पॉजिटिव कीवर्ड, एक आपका है नेगेटिव कीवर्ड। जब भी मैं पॉजिटिव कीवर्ड की बात करूंगा पूरे वीडियो में आपके दिमाग में ऑल और सम आना चाहिए। जब भी मैं नेगेटिव कीवर्ड की बात करूंगा आपके दिमाग में नो और सम नॉट आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पॉजिटिव कीवर्ड का मतलब है ऑल और सम, नेगेटिव कीवर्ड का मतलब है नो और सम नॉट। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। बाकी जितने भी आप कीवर्ड्स देखते हैं, आगे मैं बताऊं कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, सारे इसी से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूं आपको कीवर्ड समझ में आया होगा। पूरा जो मैं आपको सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ाने वाला, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कोई भी आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला चैप्टर में कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। और मैं आपको ये बोलता हूं कि जो भी एजुकेटर आपको ट्रिक बताते हैं उनसे दूर रहिए, थोड़ा दूरी बनाए रखिए। क्योंकि देखिए ट्रिक में आपको लगेगा शुरू में कि हाँ फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन ये एक ट्रैप है। कैसा ट्रैप है? देखिए प्री में भले ही आपसे क्वेश्चन बन जाए बिना पेन उठाए, इजी लेवल क्वेश्चन, लेकिन 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 मेंस के क्वेश्चन बिना पेन उठाए अगर आप बनाने की कोशिश करिएगा, आप फंस के रह जाइएगा, उलझ के रह जाइएगा, कंफ्यूज होके रह जाइएगा। तो बेस्ट मेथड जो है वेन डायग्राम मेथड है। अगर आपको सिलॉक्स सॉल्व करना है तो कोई भी फॉर्मूला आपने 150 सुना होगा, आपने कोई फॉर्मूला सुना होगा, बिना पेन उठाए सॉल्व करिए सिलॉक्स। ऑल और सम मिला के ये होता है, सम नो मिला के ये होता है, ऑल सम नॉट, ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सभी चीजों को आप भूल जाइए अगर आपने कहीं पढ़ा है तो। और आपने नहीं पढ़ा तो कहीं पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आपने उसे एक बार पढ़ लिया तो एग्जाम में आप वही लगाने की कोशिश करिएगा और फिर आपका क्वेश्चन बाद में सॉल्व नहीं होगा, आप कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। मैंने हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है। सबसे इजी, सबसे स्मार्ट और सबसे अच्छा अप्रोच जो है आपका वेन डायग्राम का है। हाँ, शुरू में आपको जब प्रैक्टिस करेगा तो टाइम लगेगा वेन डायग्राम बनाने में, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि वेन डायग्राम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दिमाग में आपका वेन डायग्राम बनेगा। पेन आपको वेन डायग्राम में उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा पेन उठा के सॉल्व करिए, क्योंकि इससे क्लैरिटी बनी रहती है, आपको दिखता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको वेन डायग्राम बताता हूं कि वेन डायग्राम होता क्या है, इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है, एक आपका समझ लीजिए कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट के रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है,
पिक्चर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को बताने के लिए 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स को, ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स को। अब मैंने आपको 4 कीवर्ड्स बताए थे, कौन कौन से? ऑल, सम, नो और सम नॉट, ठीक है। इन चारों के 4 वेन डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम वही वेन डायग्राम बनाइएगा। देखिए, पहला वेन डायग्राम के पास आता है ऑल ए इज बी का। ऑल ए इज बी मतलब सारा का सारा जो ए होगा वो बी के पास होगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि अंदर किसे रखो, बाहर किसे रखो। तो जो आपका ऑल से सटा हुआ है वो आपका अंदर जाएगा और दूसरा पार्ट आपका बाहर जाएगा, ठीक है। ऑल राम इज श्याम बोले, ऑल बैट इज बॉल बोले, ऑल समथिंग इज समवन बोले, तो आप वहां पे पहले वाली चीज को जो ऑल के साथ सटा हुआ उसे अंदर ही लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का ऑल का वेन डायग्राम बनता है आपका। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं सम का वेन डायग्राम कैसे बनता है। सम ए इज बी मतलब ए का कुछ पार्ट बी में होगा, तो इसका वेन डायग्राम कुछ तरह का बनेगा। ये वाला पार्ट जो आपका सम का पार्ट है, सम ए इज बी। इन बाकी पार्ट के बारे में कुछ कहा नहीं गया तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये वाला पार्ट फिक्स है कि ए का कुछ पार्ट जो वो बी में होगा और बी का कुछ पार्ट हमारा ए में होगा, ठीक है। नेक्स्ट नो की बात करूं अगर मैं, नो ए इज बी का मतलब क्या है कि ए कोई भी ए बी नहीं होगा। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं, अगर कि मान लीजिए ए और बी के घर में लड़ाई हुई, ठीक है। ए और बी के घर में आपस में लड़ाई हो गई है। लड़ाई में ये कहा गया ए के जो घर के गार्जियन, मान लीजिए ए के ग्रैंडफादर, ए के घर के जो ग्रैंडफादर सबसे सीनियर जो मेंबर है ए और बी के घर के, दोनों ही घर के, ठीक है, ग्रैंडफादर जो है सबसे सीनियर मेंबर जो है घर के, उन्होंने कहा कि हमारे घर का एक भी मेंबर बी में नहीं जाएगा, हमारे घर का एक भी मेंबर बी में नहीं जाएगा। वही बी वाले घर के ग्रैंडफादर भी बोल रहे हैं कि हमारे घर का कोई मेंबर ए के घर में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ए का कोई भी पार्ट ए के घर से एक तिनका भी बी के घर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ए में अगर मान लीजिए यहाँ पे सी है, तो सी का रिलेशन बी के साथ क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा सी का बी के साथ, ठीक है। ए का कुछ भी पार्ट बी में नहीं जाएगा, बी का कुछ भी पार्ट ए में नहीं जाएगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी बस वेन डायग्राम समझ लीजिए कि नो का वेन डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सम नॉट के वेन डायग्राम की। सम नॉट का वेन डायग्राम कैसा रहता है, तो देखिए सम नॉट के वेन डायग्राम में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सम ए इज नॉट बी, आपको स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है, सम ए इज नॉट बी मतलब ए का कुछ पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है वो बी में नहीं जाएगा, ठीक है। ए का इतना पार्ट, ए ने कसम खा ली कि मैं, ए के घर के इतने मेंबर ने, मान लीजिए ए के घर के 2-3 मेंबर ने, इतने मेंबर ने कसम खा ली कि मैं बी के घर नहीं जाने वाला हूं। तो इतना पार्ट बी के घर नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है बाकी पार्ट जाए, हो सकता है बी का भी पार्ट ए में आए, बट ए का इतना पार्ट जो कभी बी के घर में नहीं जाएगा, ठीक है। सम नॉट की एक और चीज मैं बताता हूं कि सम नॉट का हमेशा वन साइडेड रिलेशन रहता है, एक तरफा प्यार रहता है सम नॉट का। अगर सम ए इज नॉट बी कहा गया है तो ये सम ए इज नॉट बी ही होगा, सम बी इज नॉट ए नहीं हो सकता है, ठीक है। एक तरफा रिलेशन हो गया। जैसे कि यहाँ पे नो ए इज बी अगर आपको बोला जाए तो नो ए इज बी का मतलब है नो ए इज बी और नो बी इज ए भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दो मतलब निकल रहा है, नो ए इज बी का नो ए इज बी तो होगा, नो बी इज ए भी होगा। उसी तरह से यहाँ पे सम ए इज बी का मतलब ए का कुछ पार्ट बी में जाएगा, बी का कुछ पार्ट ए में आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं ऑल की, ऑल ए इज बी मतलब सारा का सारा जो ए है वो आपका बी होगा, लेकिन सारा का सारा बी जो है वो ए हो सकता है कि हो, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब पॉसिबिलिटी का केस बताऊंगा तब, ठीक है। अभी अगर आपको बोला जाए तो यहाँ पे ऑल ए इज बी है, इसका अगर देखा जाए तो सम बी इज ए होगा, ठीक है। बी का कुछ पार्ट ही है, सारा का सारा बी जो है वो ए नहीं है। तो इतना कुछ आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कंक्लूजन कितने तरीका का होता है। कंक्लूजन कुल 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका डेफिनेट कंक्लूजन, एक होता है आपका इनडेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है, विच कैन बी सीन विजुअलाइज्ड विद द इन्फॉर्म्ड एरिया ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के इन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है और उसका कंक्लूजन निकाला जा रहा है तो वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन में आएगा। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए, एक वेन डायग्राम मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, पेन का कलर मुझे चेंज करने दीजिए। वेन डायग्राम कुछ ऐसा है
पहले स्टेटमेंट में लिख दूं ताकि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल ले लेके समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि सम b इज a, ठीक है, और ऑल a इज c, ठीक है, ऐसा अगर आपको दिया गया है तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? सम b इज a। अब यहां पे आपको b के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ था, a के बारे में कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया, b के बारे में दिया है। अब यहां पे आपको बोला जा रहा है सम a इज b। सम a इज b तो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो a का पार्ट है वो b में है, वेन डायग्राम के थ्रू दिख रहा है, मतलब वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन में आएगा। इसी तरह से अगर आपको एक और स्टेटमेंट दिया जाए ऑल b इज a और ऑल a इज c, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ऑल b इज a, ऑल a इज c। स्टेटमेंट आपको इतना ही दिया गया था, वेन डायग्राम हमने ये बनाया। अब यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन दिया है ऑल b इज c, तो सारा का सारा b जो है वो मुझे c के अंदर दिख रहा है, बड़ा वाला c है, c के अंदर सारा का सारा पार्ट दिख रहा है, मतलब ये भी डेफिनेट कंक्लूजन में आ जाए क्योंकि ये मुझे वेन डायग्राम देख के पता चल रहा है कि b जो है सारा का सारा a में दिख रहा है, तो ये हमारा डेफिनेट कंक्लूजन में आ गया। अब इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है? विच कैन बी ड्रॉन आउट विद द अनइन्फॉर्म्ड एरिया ऑफ अ डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अनइन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो हमारा इनडेफिनेट कंक्लूजन में आता है। अब जो चीजें कही जाएंगी वो अगर कैन, कुड, मे, माइट, पॉसिबिलिटी इन टर्म के साथ कहा जा रहा है तो वो इनडेफिनेट कंक्लूजन में आएगा। तो इनडेफिनेट कंक्लूजन पहचानने का तरीका क्या होता है? अगर आपको कंक्लूजन में ये वर्ड कैन, कुड, मे, माइट, पॉसिबिलिटी ऐसा टर्म कुछ दिख रहा है मतलब वो इनडेफिनेट कंक्लूजन है। जैसे कि अगर आपको ऐसा वेन डायग्राम बना दिया जाए, बोला जाए ऐसा वेन डायग्राम बना के कि, चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको और इजी कर देते हैं, ऐसा कि सम a इज c, पहले स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं, सम a इज c, ऑल c इज b। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? सम a इज c, ऑल c इज b। ठीक है, और अगर आपको यहां पे एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया जाए कि सम b इज d, सम b इज d। ठीक है, अब यहां पे आपको बोला जाए सम a कैन बी d, ए और डी के बारे में कुछ वेन डायग्राम को देख के पता चल रहा है, अनइन्फॉर्म्ड एरिया है ए और डी का, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अनइन्फॉर्म्ड एरिया है। जब भी अनइन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में कहा जाए और कैन लग जाए तो ये हमारा जो स्टेटमेंट, ये हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो हमारा इनडेफिनिट कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, कैन, पॉसिबिलिटी में ऐसा कुछ दिख जाए तो वो हमारा इनडेफिनिट कंक्लूजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जानिए कैन नेवर भी क्या होता है। कैन का मैंने आपको बताया अगर कैन दिख रहा है तो वो आपका इनडेफिनिट कंक्लूजन में आएगा, बट वही आपका अगर कैन के साथ नेवर भी लग जाए, कैन के साथ अगर नेवर भी लग जाए तो वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन में आ जाता है। ठीक है, स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कैन लगा हुआ है तो इसे पॉसिबिलिटी ले या नहीं ले, तो कैन के साथ आपको नेवर भी दिख रहा हो अगर तो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन में आ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कैन नेवर भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक स्टेटमेंट दूंगा और उससे क्या क्या कंक्लूजन एक स्टेटमेंट से डिराइव हो सकता है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि ये बस इंफॉर्मेशन के लिए, रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ और हर एक कंक्लूजन का वेन डायग्राम मैं बनाकर आपको बताऊँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है ऑल ए इज बी आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल ए इज बी आपका स्टेटमेंट है, इससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है? सारा का सारा जो ए है वो बी होगा। इसका मतलब ये है कि बी का कुछ पार्ट ए है, बी का कुछ पार्ट ए है, तो सम ए इज बी और सम बी इज ए दोनों होगा। अगर बी का कुछ पार्ट ए तो ए का कुछ पार्ट भी बी है, सारा पार्ट यानी कि कुछ भी आ रहा है, तो सम ए इज बी और सम बी इज ए, ये दोनों कंक्लूजन आपके बनेंगे डेफिनेट में।
अब इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या क्या बनेगा, तो देखिए पॉसिबिलिटी का केस अगर आ जाए, सम बी आर नॉट ए, बी के इस वाले पार्ट, ये तो अनइन्फॉर्म्ड पार्ट है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस वाले पार्ट के बारे में नहीं दी गई है, तो इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो ये इन्फॉर्म्ड एरिया हो गया। अब इन इन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में क्या कहा गया है, अनइन्फॉर्म्ड एरिया के बारे में, कि सम बी आर नॉट ए, बी का ये वाला पार्ट हो सकता है ए में ना जाए, हो तो सकता है क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसके बीच की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, ठीक है। तो इस वाले एरिया की पॉसिबिलिटी सही हो गई। ऑल बी आर ए, अब देखिए जैसे कि इस वाले पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, मतलब कि ऑल ए इज बी बोला गया है, मतलब ऑल ए इज बी, तो ए के ऊपर ही बी भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर ऑल ए इज बी है तो ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा, तो ये वाला भी हमारा इंडेफिनिट कंक्लूजन है। तो ये दो कंक्लूजन और हम ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल ऑल ए इज बी स्टेटमेंट दिया, उससे कुल हम 4 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम ए इज बी अगर आपको दिया गया, इससे कितने कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे हम कुल 5 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, इस वाले पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हो सकता है ये वाला पार्ट कभी भी बी में न जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सही बात है, इस वाले पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हो सकता है ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बी में ना जाए, तो ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा। सम बी आर ए, सम बी आर ए तो बन रहा है, देखिए ऑल ए आर बी दिया है, मतलब सम बी आर ए ये बी का ही तो पार्ट है, तो ये भी होगा हमारा नॉर्मल डेफिनेट केस में सही। सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, बी का इस वाले पार्ट के बारे में हो सकता है कि ये भी ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी हो। और इसी तरह से ऑल बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी। कुल 5 कंक्लूजन ड्रॉ किए गए इससे। अब हम बात करते हैं नो का। नो का क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, देखिए नो के केस में पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती अगर दो स्टेटमेंट के बीच में, इनके बीच में अगर नो का रिलेशन है, मतलब इसके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूजन बनेगा, कुल 3 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सम ए आर नॉट बी, अगर सारा का सारा ए बी नहीं है तो थोड़ा ए भी नहीं होगा, ठीक है। नो बी इज ए, नो बी इज ए भी सही होगा, और सम बी आर नॉट ए भी सही होगा। सम बी आर नॉट है मतलब बी का थोड़ा पार्ट भी ए में नहीं जाएगा, सारा पार्ट नहीं जा रहा है, तो कुल 3 कंक्लूजन नो के हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सम नॉट। सम नॉट के कुल हम 6 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या कंक्लूजन है, अगर आपको स्टेटमेंट दिया है सम ए इज नॉट बी, तो इसके कंक्लूजन क्या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ए के बारे में कुछ कहा नहीं गया, बाकी पार्ट के बारे में, तो सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी भी आपका हो सकता है कंक्लूजन। नो बी आर ए इज पॉसिबिलिटी भी कंक्लूजन हो सकता है। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी भी कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल 6 कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं सम नॉट से भी, ठीक है। कंक्लूजन रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि क्या क्या स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो 4 आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं उससे और भी कीवर्ड्स डिराइव होते हैं। तो कौन कौन से कीवर्ड डिराइव होते हैं, देखिए अगर आपको एनी, एवरी, ईच, 100% या फिर अगर कोई भी कीवर्ड नहीं दिया जाए तो उन सभी चीजों को हम ऑल के कीवर्ड के अंडर कंसिडर करते हैं, ठीक है। सभी को हम ऑल के जैसा ही ट्रीट करेंगे, सभी का वेन डायग्राम ऑल के जैसा ही बनेगा। अगर सम की बात करें तो सम का और क्या क्या कीवर्ड हो सकता है, फ्यू, अ फ्यू, एटलीस्ट सम, एटमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी, मोर, मोस्टली, जनरली, 0.1 से लेके 0.9999% तक, अ पोर्शन ऑफ, अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो सभी को हम सम की तरह ट्रीट करेंगे, इन सभी का वेन डायग्राम सम की तरह बनेगा। नो की बात करें अगर हम, तो नो का जो आपका वेन डायग्राम बनेगा उसी तरह से इन सभी चीजों का वेन डायग्राम बनेगा। नन, नेवर, नॉट ऑल, नो वन, नॉट अ सिंगल और 0%, ये सभी का वेन डायग्राम नो की तरह बनेगा। सम नॉट का कैसा बनेगा, तो आपको हार्डली, स्कार्सली और सेल्डम दिखे तो ये सम नॉट की तरह बनेगा इसका वेन डायग्राम, ठीक है। आशा करता हूं आपको एक्स्ट्रा कीवर्ड जो भी होते हैं सारा कुछ समझ में आएगा। एग्जाम में अगर आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं तो आप इसी तरह से इसका वेन डायग्राम बनाइएगा। सॉरी। अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन के थ्रू, आप वेन डायग्राम के थ्रू कैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिलॉक्स का, ठीक है। देखिए 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप में एक सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट।
स्टेप नंबर 2 क्या होता है? मेक वेन डायग्राम या ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ईच स्टेटमेंट। स्टेप 3 क्या होता है? चेक द कंक्लूजन। और स्टेप 4 क्या होता है? मार्क योर ऑप्शन। ठीक है, तो कुल 4 स्टेप्स में आप आराम से एक सिलॉग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइडियल टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का सिलॉग का कितना होता है। आइडियल टाइम अगर देखा जाए तो आप 1 मिनट एंड 30 सेकेंड में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिलॉग के। ठीक है, मैक्स बता रहा हूं मैं, लेकिन अभी इतना सॉल्व नहीं होगा आपका इतना स्पीड में। अभी आप बिगनर है, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप स्टार्टिंग किए हैं, तो आपको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आपको इस टाइम पे अपना सॉल्व करने का स्पीड ले आना होगा और वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो। अब चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं स्टेप वाइज। स्टेप 1 क्या था? रीड द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑल गिफ्ट्स आर टेडी, सम टेडी आर बियर, ये स्टेटमेंट है हमारा। अब स्टेप 2 क्या है? ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ईच स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल गिफ्ट्स आर टेडी, तो अंदर कौन बाहर कौन? जो ऑल से सटा हुआ वो अंदर होगा, तो ऑल गिफ्ट्स आर टेडी, ऑल गिफ्ट्स आर टेडी। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन सम टेडी आर बेयर, सम टेडी आर बेयर। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब वेन डायग्राम बनने के बाद हम आएंगे स्टेप 3 में। चेक द कंक्लूजन। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बेयर इज गिफ्ट। देखिए, बेयर और गिफ्ट काफी दूर दूर है, इनके बीच में कोई सटा हुआ रिलेशन तो नहीं है। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हमें वेन डायग्राम में अगर दिख जाता तो हम मार्क करते, नहीं दिखा तो हम मार्क नहीं करेंगे। सम बेयर इज टेडी। देखिए, बेयर का ये वाला पार्ट जो है वो हमें टेडी में दिख रहा है घुसा हुआ। अगर टेडी में घुसा हुआ दिख रहा है मतलब ये हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आइदर और का केस। सारा बाद में हम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, बस मैं आपको इतना करने के बाद इंप्लीमेंट करना बताया कि कैसे आप क्वेश्चन में वेन डायग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब चलिए आइदर और केस में आपको सिखाता हूं कि आइदर और कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, कुल 3 गोल्डन रूल होते हैं। ठीक है, 3 गोल्डन रूल्स, जिसे हम कंडीशंस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको इनइक्वालिटी से पढ़ाया था, बस इसमें एक आपका जो कंडीशन है वो चेंज है, एक रूल जो है वो आपका चेंज है। पहला कंक्लूजन क्या है? बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। ठीक है, दोनों कंक्लूजन को इंडिविजुअली रॉन्ग होना होगा। वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव। एक के पास पॉजिटिव कीवर्ड होना चाहिए, एक के पास आपका नेगेटिव कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे 2 कंक्लूजन लिख रहा हूं। ठीक है, स्टेटमेंट का भी पता नहीं, आप बस ये मानिए कंक्लूजन यहाँ पे गलत है। ठीक है, कंक्लूजन को हम गलत कर रहे हैं, पहला हमारा केस हम पहले ही फॉलो करवा दे रहे हैं। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 हमारा क्या है? सम ए इज बी। ठीक है, और कंक्लूजन 2 है हमारा नो ए इज बी। अब पहला जो कंडीशन है, पहला जो रूल हमने पहले फॉलो करा दिया कि ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, इंडिविजुअली रॉन्ग है दोनों। ठीक है, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन को पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव कीवर्ड है। एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव कीवर्ड है। तो ये भी हमारा फॉलो कर गया कंडीशन नंबर 2 भी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी द सेम। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम है। अब देखिए, इतना तो रूल पता चल ही गया आपको, ये 3 कंडीशन और 3 रूल होते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी पता होने चाहिए कि ये 3 अगर फॉलो कर रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं जिसके वो पेयर्स जिससे कि इधर और बनता है। जैसे कि सम और नो से आपका इधर और बनता है, ऑल और सम नॉट से आपका इधर और बनता है। इसके अलावा कोई भी पेयर उससे इधर और नहीं बनता है। जैसे कि
ऑल और नो आपका इधर और फॉर्म नहीं करता है, सम और सम नॉट आपका इधर और फॉर्म नहीं करता है। कई जगहों पे आपको एजुकेटर्स पढ़ाते मिल जाएंगे सम सम नॉट आपका इधर होता है, लेकिन इधर और नहीं होता है। कैसे नहीं होता वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सम सम नॉट इधर और क्यों नहीं होता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको क्रॉस और पैरेलल का एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, ठीक है। क्रॉस एंड पैरेलल ये क्या होता है? देखिए, क्रॉस कीवर्ड या हाँ क्रॉस एलिमेंट और पैरेलल एलिमेंट ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि स्टेटमेंट आपको ऐसा दिया हुआ है, सम ए इज बी और नो ए इज बी, ठीक है। एक और दिया हुआ है आपको, सम ए इज बी नो बी इज ए, ठीक है। देखिए पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मतलब कि ए का ए, बी का बी उसी जगह पे दिख रहा है, उसका प्लेस चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए का ए आगे आ गया, बी इधर पीछे आ गया, मतलब यहाँ पे क्रॉस बन गया, ये हमारा पैरेलल है। तो ये हमारा पैरेलल हुआ, ये हमारा क्रॉस हो गया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस एलिमेंट पैरेलल एलिमेंट आपने समझा, ठीक है। क्रॉस और पैरेलल कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब चलिए, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लेके ही बताया है कि सम चेयर इज टेबल, सम टेबल इज चेयर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्रॉस का एग्जांपल हो गया। ऑल चेयर इज टेबल, सम चेयर इज टेबल, ये आपका पैरेलल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया था पहले ही। नेक्स्ट अब देखिए कि इधर और क्रॉस पैरेलल तो आपको समझ में आया। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्रॉस और पैरेलल में कैसे काम करते हैं? अगर आपको सम और नो का पैरेलल दिखे तो भी इधर और फॉर्म करेगा, सम और नो का क्रॉस दिखे तो भी इधर और फॉर्म करेगा। जैसे कि सम ए इज बी नो ए इज बी, ये आपका इधर और फॉर्म करेगा। साथ ही साथ सम ए इज बी नो बी इज ए, ये आपका क्रॉस में हो गया, ये भी आपका इधर और फॉर्म करेगा। वही अगर ऑल और सम नॉट की बात करें, ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री की पेयर की बात करें ऑल और सम नॉट की, तो यहाँ पे केस अलग हो जाता है। यहाँ पे पैरेलल में तो फॉलो करता है, पैरेलल में तो इधर और बनता है, जैसे कि ऑल ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, ठीक है। तो पैरेलल में आपका फॉलो करेगा, लेकिन क्रॉस में फॉलो नहीं करेगा। अगर क्रॉस कर दिया जाए तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि अगर इसे ऐसे कर दें, ऑल बी इज ए और सम ए इज नॉट बी, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। अगर ऐसा दिया जाए तो ये आपका इधर और फॉलो नहीं करता, इधर और केस नहीं बनाता है। अब क्यों नहीं बनाता है वो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जगह, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी एजुकेटर आपको बताते हैं सम और सम नॉट, अगर कोई भी एजुकेटर आपको इसे बता रहा है कि इधर और फॉर्म करता है तो उनसे बस एक सवाल पूछिएगा। क्या सवाल है? देखिए, ऑल ए इज बी, इसका वेन डायग्राम कैसा बनता है? ऑल ए इज बी का वेन डायग्राम ऐसा बनता है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, सम बी इज ए, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? सम बी इज ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने पे ऑल का सम हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा था सम ए इज नॉट बी, ठीक है। अब सम बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम सम नॉट क्या क्रॉस में आपका बनाता है इधर और नहीं बनाता है? तो यहाँ पे सम सम नॉट क्रॉस में कैसे इधर और बना रहा है? इसलिए सम सम नॉट कभी भी इधर और का पेयर फॉर्म नहीं करता है। आगे और डिटेल में मैं आपको जब ओनली और ओनली अ फ्यू केस बताऊंगा अभी, उसके बाद मैं और डिटेल में आपको क्वेश्चन करने बोलूंगा अपने एजुकेटर्स जो आपको बताते हैं। अगर ऐसा उनसे ये क्वेश्चन करिएगा, जवाब उनको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि ओनली और ओनली अ फ्यू के होते हैं। ओनली का वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ठीक है, ओनली ए इज बी बोला गया, इसका मतलब क्या होता है? इसमें कुछ एडुकेटर्स बताएंगे कि ओनली का मतलब क्या होता है, ये ऑल का रिवर्स होता है। ओनली ए इज बी मिला है मतलब आप ऑल बी इज ए कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसा कभी मत करिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में नेगेटिव खा जाइएगा। देखिए, अगर ओनली ए इज बी बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
ऑल B is A and B cannot be anything else। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि B सिर्फ और सिर्फ A हो सकता है, B A के अलावे कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे B को चार दीवारी में बंद कर दिया है कि B तो इससे बाहर नहीं निकलेगा और B तेरे अंदर कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने B को यहाँ चार दीवारी में बंद किया। B को हमेशा जब भी ओनली का केस दिखे, आप ऐसा वेन डायग्राम बनेगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि ये ओनली का केस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ओनली का केस कैसे बनाए। तो आप जिन भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं और पढ़े होंगे, और अगर आपको ऐसा बताया गया कि ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑल का रिवर्स होता है, तो आप उस एजुकेटर को वहीं पे छोड़िए और उनसे मत पढ़िए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव दिलाने में 100% योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ओनली का केस आशा करता हूं आपने समझा हो कि ओनली का मतलब क्या होता है, ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। इसका वेन डायग्राम कुछ तरह का बनेगा। अब ओनली अ फ्यू की बात करें। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम ए इज बी एज वेल एज या एंड सम ए इज नॉट बी। ये दोनों ही चीजें होती है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ओनली अ फ्यू का भी केस समझ में आएगा। अब देखिए, यहीं पे आपका सम सम नॉट का जो इधर का केस बनता है, यहीं पे आपका खारिज हो जाता है वो चीज कि जब यहाँ पे सम सम नॉट दोनों एक साथ पॉसिबल हैं, सम सम नॉट अगर दोनों एक साथ पॉसिबल है, तो आइदर का केस कैसे सही होगा? आइदर का मतलब क्या होता है? अगर एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत। अब यहाँ पे दोनों एक साथ आपका आ रहे हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर सम सम नॉट आपका इधर और कैसे बनाएगा? ठीक है, तो आशा करता हूं आपने समझ से आपने समझा होगा अच्छे से कि सम सम नॉट आपका इधर और नहीं बनाता, और दोनों ही चीजें आपका ओनली और ओनली अ फ्यू का केस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला चीज, रीस्टेटमेंट कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको यहां पर बना दूं स्टेटमेंट, बहुत सारे एजुकेटर्स ये भी चीजें बोलते हैं, ऑल ए इज बी सम बी इज सी। अगर कंक्लूजन में आपको फिर से दे दिया जाए सम बी इज सी, तो ये कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा स्टेटमेंट, क्योंकि ये रीस्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को ही दोबारा कंक्लूजन में लिख दिया गया है, तो रीस्टेटमेंट कभी भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कंक्लूजन क्या बताता है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कंक्लूजन क्या बताता है, हिडन इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्या हिडन इंफॉर्मेशन है? सम बी इज नॉट है, तो दिख रहा है, तो हिडन इंफॉर्मेशन तो हुआ नहीं। जब हिडन इंफॉर्मेशन है नहीं, तो उसे हम कैसे फॉलो करा दें? वो कंक्लूजन तो होगा नहीं, वो रीस्टेटमेंट है। जब रीस्टेटमेंट है तो वो कभी भी कंक्लूजन में अगर रीस्टेटमेंट है तो वो कभी भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, whenever there is a relation between any two elements according to Venn diagram, then all type of definite conclusion will be treated as wrong, whereas all type of possible conclusion will be treated as true. देखिए, जब भी यहाँ पे कुछ चीजें गलत है, ठीक है, इसे मैं ऐसे समझा दे रहा हूं अच्छे से कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में आपको वेन डायग्राम रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको रिलेशन नहीं दिख रहा है, उसका कंक्लूजन कांट से आ रहा है, उसका कंक्लूजन में रिलेशन नहीं पता चल रहा है, तो उसका सारा डेफिनेट जो आपका कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा, और आपका जो उसका पॉसिबल कंक्लूजन होगा, इनडेफिनिट कंक्लूजन होगा, वो ट्रू होगा। ठीक है, whenever conclusion will be asked about blank space of the Venn diagram, to make the conclusion true we will have to use word possibility। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैंक स्पेस, जिस स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वेन डायग्राम के थ्रू नहीं पता चल रहा है, उसके बीच में अगर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो वहां पे पॉसिबिलिटी या केस होना चाहिए। ठीक है, already existence of any positive relation between two elements or already restriction between two elements never allows possibility. If you will use possibility there will be treated as wrong। देखिए, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और वहां पे अगर आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो वो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा।
शॉर्टकट के पीछे ना भागे, जैसे कि 150 रूल और अदर शॉर्टकट की मैंने आपको पहले ही बताया कि शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा, रूल्स के ट्रिक्स के पीछे मत भागिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, यहां तक बस आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा था। अब क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन 4 स्टेप में बनता है, मैंने आपको बताया था चारों स्टेप में। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का एक बार ट्राई करिए, देखिए आपका आंसर आ रहा है या नहीं, फिर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आशा करता हूं आपने सॉल्व किया होगा। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं, ठीक है। ऑल अल्फा इज बीटा, सारा का सारा जो अल्फा है वो बीटा होगा, ठीक है। सम बीटा इज थीटा, सम बीटा इज थीटा, ठीक है। मैंने यहां पे सिंबल यूज कर लिया, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बीटा इज अल्फा, सम बीटा इज अल्फा, देखिए दिख रहा बीटा का ये वाला पार्ट जो है अल्फा में, बीटा का कुछ पार्ट हमारा अल्फा में, तो ये हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन को फॉलो करेगा। सम अल्फा इज थीटा, देखिए अल्फा यहाँ पे थीटा यहाँ पे, इनके बीच का कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ट्यूसडे इज वेंसडे, सम ट्यूसडे इज वेंसडे, सम संडे इज वेंसडे, सम संडे इज वेंसडे, ऑल फ्राइडे इज संडे, सारा का सारा फ्राइडे संडे के अंदर आएगा, ठीक है। सम संडे और फ्राइडे, तो संडे का कुछ पार्ट फ्राइडे दिख रहा है, ये फॉलो करेगा। सम फ्राइडे आर नॉट वेंसडे, अब देखिए एक चीज और जानिए, अगर सारा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव अगर आता है डेफिनेट के केस में, ठीक है, अगर नेगेटिव डेफिनेट के केस में आए तो वो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं करेगा। और देखिए डेफिनेट है, यहाँ पे कहीं पे भी कैन कुड मे माइट नहीं दिख रहा होगा, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ये डेफिनेट कंक्लूजन है। और सारा पॉजिटिव में हमारा स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा, सीधा सीधे बिना चेक के मार्क करेंगे और ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ऑल मॉनिटर्स आर कीबोर्ड, सारा का सारा जो हमारा मॉनिटर है वो कीबोर्ड होगा। ऑल कीबोर्ड आर माउस, सारा का सारा कीबोर्ड जो है वो माउस होगा। सम कहा गया, ऑल माउस आर सीपीयू, सारा का सारा जो हमारा माउस है वो क्या होगा, सारा का सारा माउस हमारा सीपीयू होगा, ठीक है। ऑल मॉनिटर आर सीपीयू, सारा का सारा मॉनिटर मुझे सीपीयू के अंदर दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है तो ये फॉलो करेगा। सम सीपीयू इज कीबोर्ड, सम सीपीयू इज कीबोर्ड, देखिए सीपीयू का ये वाला पार्ट जो है ये सीपीयू के अंदर ही है, तो ये वाला पार्ट कीबोर्ड है, तो सम सीपीयू इज कीबोर्ड भी फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री, वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बना। नो ट्री इज ग्रीन, कोई भी ट्री जो है वो ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। ऑल ट्री आर वुड, सारा का सारा जो ट्री है वो क्या होगा, वुड होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल फॉरेस्ट आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि ट्री जो है वो आपका ग्रीन के अंदर आएगा नहीं। ट्री के ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि हमारी लड़ाई ग्रीन से हो गई है, तो हमारे घर का कोई भी मेंबर ग्रीन में नहीं जाएगा, तो हमारे घर का मेंबर कौन है, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट भी ग्रीन में नहीं जाएगा, ठीक है। जब फॉरेस्ट ग्रीन में नहीं जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। सम वुड आर नॉट ग्रीन, सम वुड आर नॉट ग्रीन, अब देखिए वुड का कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होगा, तो वुड का वो पार्ट जो कि ट्री है, वुड का वो पार्ट जो कि ट्री है वो ग्रीन में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्री के ग्रैंडफादर ने कह दिया कि मेरे घर से कोई नहीं जाने वाला है, तो ये वाला पार्ट जो वुड का है वो कभी भी ग्रीन में नहीं जाएगा, तो सम वुड आर नॉट ग्रीन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सम वुड आर नॉट ग्रीन हमारा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी या केस है, इसे आप होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ऑल ए इज बी, सारा का सारा जो ए है वो बी होगा। नो बी इज सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं होगा। सम बी इज डी, सम बी जो है वो डी होगा। सम ए इज डी, ए और डी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, गलत हो जाएगा। सम ए इज नॉट डी,
ए और डी के बीच में कोई रिश्ता नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दोनों गलत हो गया, दोनों का सब्जेक्ट सेम, प्रिडिकेट सेम, एक पॉजिटिव कीवर्ड एक नेगेटिव कीवर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर और मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, बट इधर और नहीं हुआ क्योंकि ये सम और सम नॉट का पेयर है, और सम और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर। नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलो, क्योंकि सम और सम नॉट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल बॉय इज अ मैन, सारा का सारा जो बॉय है वो मैन होगा। सम मैन इज लकी, कुछ जो मैन है वो क्या होंगे, लकी होंगे। नो लकी इज पुअर, कोई भी लकी जो है वो पुअर नहीं होगा। सम पुअर इज अ बॉय, कुछ जो पुअर होंगे वो बॉय होंगे। तो देखिए डेफिनेट है, और इनके बीच में पुअर और बॉय के बीच में कोई डायरेक्ट रिश्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। नो बॉय इज पुअर, सेम वही चीज है, पुअर और बॉय के बीच में कोई रिश्ता नहीं, ये भी गलत होगा। पैरेलल में है, पैरेलल में है। सम और नो दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल, और दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। और सम और नो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं, मतलब ये हमारा जो है वो इधर और में आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर फूड, सम फ्रूट्स आर फूड, सम फूड आर वेजिटेबल, सम फूड आर वेजिटेबल, सम वेजिटेबल आर एनिमल, सम वेजिटेबल आर एनिमल, ऐसा बनेगा इसका वेन डायग्राम। अब आइए कंक्लूजन चेक करते हैं, सम एनिमल और फ्लावर, एनिमल और फ्लावर काफी दूर दूर है, कोई रिश्ता नहीं है, एनिमल फ्लावर काफी दूर दूर है, इसमें भी कोई रिश्ता नहीं है। अब देखिए एनिमल फ्लावर दिखा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिखा, दोनों गलत दिखे। हम एक और चेक करेंगे कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, मतलब ये भी हमारा इधर और में आएगा, ऑप्शन नंबर सी हम मार्क करके बढ़ेंगे आगे। अब आ गया यहाँ पे ओनली अ फ्यू वाला भी क्वेश्चन, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली अ फ्यू मूवीज, यहाँ पे आर कर दीजिए, ओनली अ फ्यू मूवीज आर प्रिंट। ठीक है, मतलब इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, सम और सम नॉट दोनों रहेगा, मतलब सम मूवी आर प्रिंट एंड सम मूवी आर नॉट प्रिंट। ठीक है, सम प्रिंट इज कलर, सम प्रिंट इज कलर, ओनली अ फ्यू कलर इज ब्लैक, मतलब कलर और ब्लैक के बीच में सम सम नॉट दोनों आएगा, तो सम कलर इज ब्लैक, सम कलर इज नॉट ब्लैक। ठीक है, ये हमारा पूरा वेन डायग्राम बन गया। अब आइए कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल ब्लैक कैन बी कलर, सारा का सारा ब्लैक कलर के अंदर जा सकता है, तो जा सकता है क्योंकि सम नॉट का एक तरफा रिलेशन होता है, दूसरा तरफ से नहीं होगा, तो सारा का सारा जो ब्लैक है वो कलर के अंदर जा सकता है, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑल मूवी कैन बी प्रिंट, सारा का सारा मूवी प्रिंट के अंदर जा सकता है, तो नहीं जा सकता है क्योंकि मूवी का इतना पार्ट कभी प्रिंट के अंदर नहीं जाएगा। जब मूवी का इतना पार्ट प्रिंट के अंदर नहीं जाएगा तो सारा का सारा मूवी प्रिंट के अंदर नहीं जा सकता, तो ये हमारा गलत होगा। ओनली कंक्लूजन 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली का, चलिए ओनली बनाते हैं। ओनली बॉल्स आर बैट, ओनली बॉल्स आर बैट मीन्स ऑल बैट्स आर बॉल, ऑल बैट्स आर बॉल एंड बैट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, मतलब बैट को हमने चार दीवारी में बंद किया, निकलना नहीं चाहिए यहाँ से, तो इसे बोल दो कि तू यहाँ से निकलना नहीं चाहिए बैट, समझे। अब चलिए, सम बॉल आर बुक, कुछ जो बॉल है वो बुक होंगे। ओनली अ फ्यू बुक आर बॉटल, ओनली अ फ्यू बुक आर बॉटल मीन्स सम बुक आर बॉटल एंड सम बुक आर नॉट बॉटल। ठीक है, कंक्लूजन चेक करते हैं, सम बैट कैन बी बॉटल, सम बैट कैन बी बॉटल, देखिए बैट तो इस अपने घर से निकलेगा ही नहीं, बैट को चार दीवारी में बंद कर दिया गया, बैट बदमाश था, रूम में लॉक कर दिया गया, बैट घर से निकल ही नहीं सकता। जब बैट घर से निकलेंगे तो बॉल के यहाँ, बॉटल के यहाँ, बुक के यहाँ, बॉल के यहाँ तो है ही, बुक और बॉटल के यहाँ कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। सम बॉटल आर नॉट बुक, सम बॉटल आर नॉट बुक, तो सम बॉटल आर नॉट बुक तो हमारा गलत है, क्योंकि सम बुक आर नॉट बॉटल और एक तरफा प्यार करता है सम नॉट, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा ये भी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नेदर वन नॉर टू फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, ये मैं आपको बना के बताता हूं, ओनली क्वेश्चन और आंसर्स, ओनली क्वेश्चन और आंसर्स, तो अंदर कौन जाएगा, आंसर अंदर जाएगा,
आंसर बदमाश है, आंसर को 4 दीवारी में बंद कर दिया गया, रूम में लॉक कर दिया गया है और क्वेश्चन आ जाएगा बाहर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया लीक। सम क्वेश्चंस आर सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन जो हमारे सॉल्यूशन होंगे। सम सॉल्यूशन आर डिफिकल्ट, कुछ सॉल्यूशन हमारे डिफिकल्ट भी होंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नो आंसर आर सॉल्यूशन, नो आंसर आर सॉल्यूशन सही बात है, आंसर अपने घर से निकलेगा ही, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा नहीं। सॉरी, जब आंसर सॉल्यूशन के अंदर जाएगा नहीं तो ये नो का कंडीशन जो हमारा, नो का कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। नो आंसर इज सॉल्यूशन। नो डिफिकल्ट इज आंसर। अब डिफिकल्ट देखिए, डिफिकल्ट आंसर के अंदर जा ही नहीं सकता है, तो नो का ये वाला केस भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, अब मैं कुछ कंट्रोवर्सीज की बात कर रहा था शुरू में, तो वो कंट्रोवर्सीज मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। सारा क्वेश्चन यहाँ पे 4 कंट्रोवर्सी जो 4 डाउट स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला डाउट क्या है? सम एजुकेटर्स सेज दैट रीस्टेटमेंट follows the statement and some say it does not follow. Who is correct? तो सीधी सी बात है कि रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है। हम ऐसे एजुकेटर जो आपको बोल रहे हैं रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है वो सही है। क्या होगा? रीस्टेटमेंट कभी फॉलो नहीं करता है। रीस्टेटमेंट नेवर फॉलोज द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। जो आपको पढ़ा रहा है कि रीस्टेटमेंट फॉलो करता है वो गलत है। ठीक है, उनसे आप कोसों की दूरी बना लीजिए, वो वहां पे गलत है। दूसरा, ओनली कीवर्ड के बारे में कुछ एजुकेटर बोलते हैं ये कुछ नहीं, सिर्फ ऑल का रिवर्स है और कुछ नहीं है। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ओनली का केस क्या होता है। ओनली का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपको दिया है ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल बी इज ए। एजुकेटर्स बस इतना ही बताते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स। लेकिन इसके बाद भी होता है कि ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, अगला डाउट क्या है? सम एजुकेटर्स से दैट सम एंड सम नॉट आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एंड सम सेज इट इज नॉट। हु इज करेक्ट? देखिए, ऐसे एजुकेटर्स जो आपको बता रहे सम सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, उनसे किलोमीटर 20-25 100-150 किलोमीटर दूर चले जाइए, उनसे रिश्ता नाता मत रखिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव दिलाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सम सम नॉट क्यों नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? मैंने आपको बताया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं आता है। सम सम नॉट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है। ठीक है, सम एजुकेटर सेज दैट सॉरी, सम एजुकेटर सेज दैट ऑल एंड नो आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंड सम सेज इट इज नॉट। तो ऑल और नो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं आता है, ऑल और नो इधर और फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रख लीजिए। अब आप मेरी बात क्यों माने कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सही क्यों है? सम सम नॉट क्यों नहीं बनाता है? सम सम नॉट क्यों बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? ऑल नो क्यों बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे कही, आप मेरी बात क्यों मानेंगे? जाहिर सी बात है ना कि मेरी बात आप क्यों मानेंगे? उतने बड़े बड़े एजुकेटर्स, उनका इतना फॉलोअर है, वो सही बताते होंगे, और आप मेरी बात क्यों मानेंगे? तो देखिए, इसके पीछे का रीजन है, 2-3 रीजन है। एक तो एक बुक है एम के पांडे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग की बुक है, अच्छी बुक है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। वो यही बताते हैं कि सम सम नॉट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है। दूसरी बात, ये तो चलिए बुकिश बात हो गई। दूसरी बात, बैंक एग्जाम में मेरे कई सारे एग्जाम में 35 आउट ऑफ 35 आए। अगर और कई सारे एग्जाम में ऐसा सम सम नॉट वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला है, मैंने वहां पे इधर और मार्क नहीं किया है। तो अगर मैंने वहां पे मार्क नहीं किया होता तो मेरे 35 नहीं आते, रॉन्ग जाता। लेकिन 35 मैंने स्कोर किया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मैंने उसे सही किया होगा, और उस चीज को अगर मैंने सही किया है मतलब मैं ये आपको सजेशन देने के लिए राइट पर्सन हूं। इसलिए आप फॉलो करिए इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूं वही होगा, वही होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब आपको क्या करना है? आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस सिलॉक्स के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, प्री लेवल के सिलॉक्स से कम 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहीं से भी आप कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ से कर लीजिए, किसी बुक से कर लीजिए, कोई भी बुक अगर आपके पास है तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना, उसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए सॉल्व करने के क्रम में क्या होगा, आपको डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो आप डाउट्स कहाँ पूछिएगा? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को, डाउट को भेजिएगा। मैं आपको उसका डिटेल में सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपका
जो आंसर आ रहा है वो क्यों गलत है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सही है। सारा कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। कोई भी डाउट आता है सिलॉक से, कहीं पे भी डाउट आपको दिख रहा है, आप आके ग्रुप में बता सकते हैं, मैं भी क्लियर कर दूंगा। देखिए मैंने सिलॉक से कम ना 1.5 लाख से 2 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलॉक्स पे आपका एक कमांड अच्छा हो जाएगा अगर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। सेशन आपको कैसा लगा। देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दिल से मैंने आपको ये पढ़ाया है। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट लाने के लिए आपके लिए। ऐसा ना आपको पेड में भी कंटेंट नहीं मिलने वाला। बहुत सारे एजुकेटर्स पेड में वैसा कंटेंट नहीं देते हैं, फ्री में तो रहने दीजिए। यूट्यूब पे आपको कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा, और मैंने आपको फ्री में इतना अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो क्या आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं? एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि देखिए अच्छे से पढ़ाने के लिए आपकी ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारा कुछ फ्री में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि आप यहाँ फॉलो करिए इसे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत मैं आपको कर रहा हूँ, पूरा दिल खोल के अपना रख दिया हूँ, अच्छे डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक एक शेयर तो रिजर्व करता ही हूँ मैं। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर से करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट आता है, कोई भी सजेशन देना है, कोई भी फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।